अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ महानूर की गपशप। मैं हूं आपकी होस्ट महानूर इलियास एंड टुडे आई हैव विद मी माय वेरी ओन सुपर अमेजिंग टीचर मिस कहकशा सहर, CEO of Robotech, who is a software engineer by profession. She's also currently working as International Collaborations Manager at Hira Foundation School. Previously ये कंप्यूटर पढ़ा रही थी, उससे पहले भी बहुत कुछ करती थी. So thank you very much Miss Kahkasha for being a part of my podcast. Thank you, Manur, for having me on the show today, and thank you so much for such a lovely introduction. Thank you. So start करते हैं आपके इंटर्नशिप एक्सपीरियंस से जो आपने KMC में किया था. आप उसके बारे में क्या बात करना चाहेंगे? KMC में जो हम लोगों ने इंटर्नशिप की, obviously it was in the middle of my 4-year graduation duration. उसमें ये हो रहा था कि there were so many internships being offered at that time. So I just got a chance to work at KMC just for a few months as the intern. तो वहाँ पे जब हम गए तो it was a completely न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस, बिकॉज जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई जब चल रही होती है आपकी, तो वहाँ पे यू जस्ट लर्न डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, और यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन इन द प्रैक्टिकल लाइफ और इन द मार्केट. So when I went there in KMC and I just observed how different things are catered practically. वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हमारे पास नेटवर्क सिस्टम्स भी होते थे, सुपर कंप्यूटर्स, एक उनका सर्वर रूम होता था वो जो मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करता था. तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े उनके सर्वर सिस्टम्स रखे हुए थे और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि वहाँ पे जो जितने भी एरियाज हैं कराची के, उन सबके समझ लें कि डेटा वहाँ पे रिसीव हो रहा होता था और वो वहाँ से उसको हैंडल कर रहे होते थे. तो ये भी एक मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट चीज़ थी. और दूसरी चीज़ मैंने वहाँ पे एक बड़ी एक्साइटिंग जो देखी वो ये कि वहाँ पे जो सुपर कंप्यूटर्स, ऑब्वियसली जब एक सेंसिटिव डोमेन में आप काम कर रहे होते हैं तो यू कैन नॉट वर्क विद the operating system Windows. It is better for the personal use. यानी कि अगर आप वैसे ही एक जनरल चीज़ के लिए आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडोज़ जो है इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इसलिए क्योंकि इट्स कंपैरेटिवली मोर यूज़र फ्रेंडली. लेकिन जब सेंसिटिविटी होती है डाटा की एंड यू जस्ट वांट टू कीप द डाटा कॉन्फिडेंशियल एंड डोंट वांट एनी attacker to intrude in or just steal your information, so in that case you cannot just rely on Windows. तो वहाँ पे जो सुपर कंप्यूटर्स थे वो काफ़ी ह्यूज सिस्टम्स होते थे और उनको भी यूज़ करने का मौका मिला. तो वहाँ पे आई गॉट अ चांस टू वर्क ऑन लिनक्स, द अदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं ना, आई गेस. हाँ, हैक भी कर सकते हैं. देखिए, हैकिंग के लिए भी यू नीड टू हैव अ वेरी स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. तो उसके लिए भी लिनक्स इज अ बेटर ऑप्शन कि अगर आप हैक करना चाहें, बट आई वुड नॉट रेकमेंड या फिर सजेस्ट यू टू हैक एनीबडी. लेकिन ये है कि वहाँ पे ऑब्वियसली जब सिक्योरिटी जो है वो आपके लिए एक मेजर कंसर्न हो और सिक्योरिटी की कंस्ट्रेंट ज़्यादा हो, देन यू नीड टू गो फॉर लिनक्स. तो वहाँ पे लिनक्स था. अब उसमें ये होता है कि लिनक्स इज नॉट दैट कलरफुल और दैट यूजर फ्रेंडली एज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एज. तो फिर थोड़ा सा वो ना देखने में कुछ इतना ज्यादा नहीं लगता है, कैची नहीं लगता है, हाँ, इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता. लेकिन ये है कि फिर भी वो एक चांस था जो मुझे मिला, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी. सही. तो मतलब बड़ा केयरफुल रहना पड़ता होगा कि जैसे तो बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, डर लगता होगा कुछ गलत ना हो जाए, या फिर कॉन्फिडेंट थी आप? हाँ, नहीं, ऑब्वियसली उस वक्त ये था कि सिंस इट वाज आवर ट्रेनिंग पीरियड, तो वहाँ पे दे लेट अस यूज द सिस्टम्स, लेकिन वो इस तरह से नहीं होता कि उनकी कोई जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स तक हम एक्सेस कर सकें. ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट यूजर अकाउंट फॉर डिफरेंट पीपल, ठीक है, एंड ऑल ऑफ द अकाउंट्स डोंट हैव द सेम नंबर ऑफ एक्सेस राइट्स अवेलेबल. तो वहां पे फिर यही होता है कि इफ देयर आर ट्रेनर्स तो वो फिर उसको उस तरीके से देख रहे होते हैं. तो वो व्यू हमारे पास जो था वो बस हम देख रहे थे, लेकिन हम कुछ उसके साथ इतना कुछ डिजास्टर्स कर नहीं सकते थे. तो फिर आपने उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे लाइक
सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे आपने जॉब की थी, उसके बारे में क्या एक्सपीरियंस था और वो कैसे उसके डिफरेंट बाद रहा आपका? आफ्टर डूइंग दैट, वो तो बहुत एक छोटी सी हमारी इंटर्नशिप थी, ठीक है, लेकिन उसमें ये अच्छी बात थी कि द पीपल दैट वी मेट एट दैट टाइम, दोज पीपल वर हैंडलिंग द डेटा और द थिंग्स ऑफ ऑल द सिटी, ठीक है, ऑफ डिफरेंट पीपल ऑफ द सिटी। ये नहीं था कि वो एक किसी सॉफ्टवेयर हाउस को हैंडल कर रहे हैं सिर्फ, या किसी एक छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, वो पूरे एक शहर को या फिर मल्टीपल चीजों को वो एक साथ हैंडल कर रहे होते थे। तो वो काफी एक्सपीरियंस्ड लोग थे, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद वो असल में ऐसा नहीं था कि वो मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ज्वाइन की। दैट वाज जस्ट आई थिंक इन द थर्ड ईयर और द सेकेंड ईयर, बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन आई डिड दैट इंटर्नशिप। लेकिन उसके बाद फिर ऑब्वियसली वी कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन एंड आफ्टर दैट I just stayed at home for around 2 to 3 months only, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, मतलब आप अपने बचपन से जब पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, तो यू बिकम यूज टू ऑफ डूइंग थिंग्स, यू बिकम यूज टू डू थिंग्स, डू सम कंस्ट्रक्टिव थिंग्स इन अ डे, ठीक है। लेकिन जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, मतलब अभी तो आपको ऐसा लग रहा होता है व्हेन यू आर स्टडीइंग, तो आपको ऐसा लगता है कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली इतनी ज्यादा एफर्ट्स आपकी लग रही होती है, आपको लगता है बस हर वक्त पढ़ना पड़ता है, हर वक्त पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब पढ़ाई खत्म हो जाती है और फिर लेट्स से कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, आई डोंट नो अबाउट दी अदर्स, कि जब वो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया और आप राइट फ्रॉम योर 3 years ऑफ योर एज और 4 years ऑफ योर एज आप जब पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद यू रिमेन बिजी फॉर ऑल दीज 16 to 17 years, ठीक है। फिर उसके बाद, उसके फौरन बाद जब आप एकदम से बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं। तो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो सुबह उठ रहे हैं, तो सुबह भी कुछ करने को नहीं, अब दोपहर में, दोपहर आ रही है तो दोपहर में भी कुछ करने को नहीं, ऐसा लग रहा था कि बस जिंदगी कुछ खाली हो गई है और कुछ भी नहीं है। तो अब यही होता है कि जब इतना मसरूफ रहने की आपको आदत होती है, यू ऑलवेज हैव सम गोल्स टू मीट, यू ऑलवेज हैव सम टारगेट्स, कि आप को अब ये आपका ईयर चल रहा है तो आपको इसमें यू हैव टू वर्क हार्ड or work harder than the previous year so that you can get a better grade or better result, or you just learn different constructive things, ठीक है। तो जब वो चीज खत्म हो गई तो फिर मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि अब तो कुछ नहीं है, तो फिर देन आई थॉट कि मुझे फौरन ही वो अपना जो जॉब है वो कर लेनी चाहिए। तो फिर देन आई जस्ट जॉइंड द सॉफ्टवेयर हाउस। वो भी एक बिल्कुल, इट वाज अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज देयर वर डिफरेंट पीपल हु वर बेस्ट इन देयर फील्ड्स, ठीक है। तो वो हमारे मैनेजर्स थे, ऑब्वियसली वो कभी कभी क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन वो वक्त ऐसा होता है कि यू डोंट हैव एनी स्पेस टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप अपनी पढ़ाई जब कर रहे होते हैं ना, ये जो आपके पूरा जो एकेडमिक ईयर्स चल रहे होते हैं, in these years you have time, if you just make mistakes, that's not a big problem, ठीक है। you should make mistakes so that you learn। अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज को एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो चीज जो है वो किसी काम नहीं आती आपके। यू शुड मेक मिस्टेक्स, यू शुड, इफ द टीचर आस्क्स एनीथिंग यू शुड आंसर, सो दैट यू गेट टू नो कि उस चीज वो उसका मतलब आंसर है क्या, ये वो एक्चुअली चीज है क्या। तो आप बेशक गलत ही करें, लेकिन उसको करें जरूर, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन मेक मिस्टेक्स। आफ्टर दैट व्हेन यू एंटर योर प्रैक्टिकल लाइफ, देन यू वोंट बी गिवन एनी चांसेस। अगर आप कोई गलती करते हैं तो ऑब्वियसली आपको जो आपके हेड्स होते हैं वो फिर ऑब्वियसली वो आपको उस तरह से डील करते हैं, बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि आप सारी चीजें जो है वो लर्न करके आ रहे हैं। या वहां पे अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो एक बहुत बड़ा, समझ लें कि ब्लंडर हो सकता है, ग्रेव मिस्टेक इसलिए हो सकती है क्योंकि वहां पे आप प्रैक्टिकली चीजों को हैंडल कर रहे हैं। अगर कोई आपने सिस्टम वो ठीक तरह से आपने कोई पार्ट अगर नहीं क्रिएट किया है, या कोई आपसे उसकी लॉन्च करने में कोई गलती इस तरह से हो रही है, तो फिर वो एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए, ठीक है। तो वहां पे यू वोंट हैव चांसेस टू मेक मिस्टेक्स। इसलिए बेहतर ये है कि जब आप अपना पढ़ाई वाले फेज में होते हैं, उसी वक्त ही मिस्टेक्स करें, और जिस हद तक कर सकते हैं उस हद तक करें और उनसे लर्न करें, लेकिन एक्सपीरियंस जरूर करें चीजों को, सिर्फ इस डर से कि कहीं गलती ना हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस चीज को छोड़ दें।
सही। तो अभी आपने बताया कि आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम करती थी और लाइक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वहाँ क्या काम क्या होता था? लाइक काफी लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है कि सॉफ्टवेयर हाउस में लोग करते क्या हैं, तो ये थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर देंगे सॉफ्टवेयर तो। हाउस में देर आर डिफरेंट पीपल वर्किंग ऑन डिफरेंट एरियाज। जैसे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी उसी तरह से है जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है। ठीक है, ये कोई एक फेज नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता कि यू जस्ट जंप इनटू द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। देयर आर डिफरेंट टीम्स वर्किंग ऑन डिफरेंट एरियाज। यानी कि ये उसी तरह से है कि मैं बात को इधर उधर ले जाती हूँ वैसे तो, लेकिन जैसे ये होता है ना कि जब आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लेते हैं, मतलब द बेसिक जो आपकी ग्रेजुएशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग होती है, तो पीपल एक्सपेक्ट कि आप तो अपना कंप्यूटर डिजाइन कर लेंगे, ठीक है, या अपना कंप्यूटर खुद बना लेंगे, या अपना मतलब ना अब तो आपको सारी चीजें आ गई। ऐसा नहीं लोगों होता। की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती हैं। हाँ, मतलब ये कि वो रिश्तेदार आके खड़े हो जाते हैं कि चलो भी अब मेरा लैपटॉप खराब हो गया, अब तुम ठीक करो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ये इसका इस तरह से समझ लें कि ये जैसे आप जब मेडिसिन पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके बाद भी मतलब आप जब जनरल जो आपकी एमबीबीएस होता है वो कंप्लीट करते हैं, तो आप जनरली सारी चीजों को समझते हैं, ठीक है। बट अगर आपको किसी चीज में बेस्ट होना है या आपको उस चीज के बारे में बिल्कुल थरली चीजों को एग्जामिन करना है, फॉर दैट यू नीड टू बिकम अ स्पेशलिस्ट। ठीक है, फिर उसकी कुछ स्पेशलाइजेशंस होती हैं। आई डोंट नो मच अबाउट मेडिसिन, लेकिन ये है कि वहां पे फिर ये होता है कि आप जो है वो किसी भी एक चीज में स्पेशलाइजेशन करते हैं। पल्मोनोलॉजी हो गई, या फिर साइकाइट्री हो गई, या फिर ऑन्कोलॉजी हो गई, तो फिर वो आपका एक क्या कहना चाहिए कि स्पेशलाइजेशन होती है, यू नो, more about that field, and in-depth knowledge, you get in-depth knowledge of the specific part of the body या फिर the specific type of स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इसी तरह से कंप्यूटर में भी होता है कि अगर पूरा कंप्यूटर डिजाइन हुआ हुआ है ना, ये पूरा अगर लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो इसके भी डिफरेंट एरियाज पर डिफरेंट लोग काम करते हैं जो कि उस चीज में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई चिप डिजाइन में काम करता है तो वो उसकी एक्सपर्टीज चिप डिजाइन में होंगी। ठीक है, तो वो उसी चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से देख सकता है, तो वो उसी के ऊपर ही काम करेगा। अगर कोई इसके ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे इसके अंदर डाला जाता है, ऑब्वियसली सिस्टम, द कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स विद बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग एक्सपर्ट्स हैं। और अगर आपका लेट से कि अगर इसके अंदर प्रिंटर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं या डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उनके एक्सपर्ट्स अलग हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इसके अंदर भी एक्सपर्टीज होती हैं। तो ये होता है कि जब आप जनरली अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, देन यू हैव टू गो फॉर स्पेशलाइजेशन, जो कि हम जैसे एमएस कर रहे होते हैं या एमई कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद आप पीएचडी भी करते हैं उस चीज में। तो वो फिर एक आपकी स्पेशलाइजेशन होती है और फिर आप उसमें एक एक्सपर्ट होते हैं। तो वहां पे सॉफ्टवेयर हाउस में भी इसी तरह से होता था कि हर टीम अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। देयर आर बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, वो सबसे पहले दे जस्ट स्पीक टू द क्लाइंट। सबसे पहला फेज ये होता है कि यू नीड टू गैदर द रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर आप घर भी कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है ऑब्वियसली ही हैज टू मीट द क्लाइंट फर्स्ट एंड गैदर ऑल द रिक्वायरमेंट्स कि उसको क्या क्या चीजें उसमें चाहिए। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट्स पूरी तरह से गैदर नहीं होती हैं, तो आप जो है वो एक क्या कहना चाहिए, डिजायर्ड प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप इफ यू जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू द डेवलपमेंट, तो आप बार बार गलतियां कर रहे होंगे, फिर उसको अंडू करना भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यू नीड टू हैव द कंप्लीट रिक्वायरमेंट। उसके लिए बिजनेस एनालिस्ट होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, उसकी रिपोर्ट्स बनती हैं, उसमें स्पेसिफिकेशंस होती हैं। फिर उसके बाद देन यू हैव अ डिजाइन टीम जो उसका सॉल्यूशन डिजाइन करती है इन द डायग्रामेटिक फॉर्म। क्योंकि ऑब्वियसली टेक्सचुअल फॉर्म में जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उनको रीड करना और उनको एक्सट्रैक्ट आउट करना इस कंपेरेटिव डिफिकल्टी, एक ह्यूमन नेचर है कि वो टेक्स्ट वाली चीजों को इतना ज्यादा नहीं ग्रैब कर पाते जितना वो डिजाइन फॉर्म में उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो उसका एक डिजाइन डॉक्यूमेंट बनता है, वो डिफरेंट डायग्राम्स होती हैं, यूआई डायग्राम्स हो गई, और इसके अलावा हमारे फ्लो चार्ट्स हो गए, क्लास डायग्राम्स हो गई, UML diagrams हो गई। So there are different design documents that are created, and then those design documents are transferred to the डेवलपमेंट टीम। फिर उसमें भी डेवलपमेंट टीम जो है वो स्मॉलर चंक्स के ऊपर काम करती है, एंड फाइनली द कंप्लीट सिस्टम इज डेवलप्ड, एंड इट इज डन इटरेटिवली विद द टेस्टिंग फेज ऑल्सो।
जैसे हमारे क्वालिटी अश्योरेंस का पार्ट होता है, ठीक है, उसमें आप क्वालिटी अश्योर करते हैं कि वेदर द सिस्टम परफॉर्म्स द सेम थिंग एज डिजायर्ड बाय द क्लाइंट और नॉट, वो चीज मेक श्योर Exactly. होती रहती है। एंड दिस प्रोसेस इज इटरेटिव, यानी कि द डेवलपर डेवलप्स द सिस्टम और अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, यूनिट ऑफ द सिस्टम, एंड देन इट गोज टू द टेस्टिंग टीम। टेस्टिंग टीम जस्ट फाइंड्स आउट द बग्स इफ देयर आर एनी, ठीक है, द लॉजिक एरर्स, क्योंकि जो आपके सिंटेक्स एरर्स होते हैं वो तो डेवलपमेंट फेज पे ही क्लियर हो जाते हैं। फिर वो उसको चेक करते हैं, फिर वो उसके अंदर से एरर्स देखते हैं, साइकिल्स रन करते हैं, एरर्स देखते हैं, फिर वो वापस डेवलपमेंट टीम को देते हैं, फिर वो क्रिएट करते हैं। तो ये पूरा इटरेटिवली चलता है until and unless the final system is achieved. तो this is how it works. ओके, तो ये पूरा काम एक क्लाइंट के लिए हो रहा होता है? जी जी, and there are multiple clients there at the same time. मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, मतलब हमारे वक्त में भी मल्टीपल क्लाइंट्स होते थे, और हमारी जो कंपनी थी दे यूज टू आउटसोर्स सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ठीक है। तो एक्चुअल क्लाइंट्स वर देयर इन यूएस, तो उनसे भी मीटिंग्स करना, ऑब्वियसली देयर इज टाइम डिफरेंस, तो वो फिर हमारे जो बिजनेस एनालिस्ट होते थे उनको काफी, दे हैड टू स्टे बैक टिल अराउंड 11 और 12, या फिर उससे भी ज्यादा, कभी घर जाके 2-2 ढाई-ढाई बजे भी वो लोग करते थे मीटिंग्स। तो इस तरह से हम लोग फिर कर रहे होते थे, या तो मीटिंग्स कौन से डिपार्टमेंट कर रहा होता है? यानी कि अगर क्लाइंट से कम्युनिकेशन है तो वो भी तो एक स्किल होता है, तो वो आप करती थी, कौन करता था नहीं नहीं, डिपार्टमेंट? मैं नहीं करती थी वो हमारे सीनियर मैनेजर्स होते हैं और बिजनेस एनालिस्ट होते हैं। टर्म होती है बिजनेस एनालिस्ट की, ही इज अ पर्सन हु मीट्स द क्लाइंट, अगर वो क्लाइंट आपके आसपास कहीं है, ठीक है, और अगर नहीं भी है, जैसे कि कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो अगर यूएई में होते हैं कभी, जैसे होता था हमारे टाइम पे भी, तो फिर ये होता है कि यूएई जाना इज कंपैरेटिवली इजियर, तो फिर ये है कि फिर हम अपना एक बिजनेस एनालिस्ट जो है वो जहाँ अगर जाना आसान हो तो वहां फिर आप भेज देते हैं, या फिर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस होती हैं स्काइप पे, या फिर आप किसी भी और जी। जूम पे कर अब सकते तो हैं। आई गेस सब ऑनलाइन ही करना चाहते हैं, हाँ, आप ज्यादा। जूम पे भी कर सकते हैं, उस वक्त तो जूम नहीं होता था, तो उस वक्त फिर टेलीफोनिक, उस वक्त स्काइप ज्यादा इन था, तो स्काइप पे हो जाती थी मीटिंग्स और सब रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते थे। ओके, तो आपने बात की थी कि डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, जैसे पीएचडी करते हैं उसमें तो मुझे मेरे एक क्वेश्चन था कि अगर जैसे मुझे साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना है, मतलब मेरी फील्ड डिसाइडेड है, तो हम्म। बैचलर्स की डिग्री कंप्यूटर साइंस में लेकर फिर मास्टर साइबर सिक्योरिटी में करना चाहिए, या फिर डायरेक्टली बैचलर्स इन साइबर सिक्योरिटी कर लेना चाहिए? लाइक व्हाट्स द करेक्ट वे टू डू इट? मेरा आई थिंक, मतलब ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो इफ पीपल एग्री विद इट और नॉट, वो सबका अपना हो सकता है, कि आई थिंक कि अगर आप बैचलर्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करें तो फिर यू हैव कंपैरेटिवली मोर ऑप्शंस, यानी साइबर सिक्योरिटी में भी यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड इट, और हो सकता है मेन वाइल यू डू योर ग्रेजुएशन, हो सकता है कि आपको कोई जो है वो ज्यादा, क्योंकि देखिए आप जब तक आप अपनी लोअर ग्रेड्स में होते हैं ना, यू डोंट हैव दैट मच एक्सपोजर, ठीक है। जैसे कि उस वक्त 9-10 में आते आते लोगों को लगता है कि बल्कि ग्रेड 5-4 में सबको ऐसा लगता है डॉक्टर बन जाएंगे, पायलट बन जाएंगे, ठीक है। हाँ, बच्चे सही होते हैं, बात उनका इतना है। एक्सपोजर नहीं होता, तो वो समझते हैं कि बस पायलट और डॉक्टर एक फैसिनेटिंग चीज उनको लगती है कि भाई प्लेन उड़ाएंगे और ये सब कुछ करेंगे, तो उनको फैसिनेटिंग लग रहा होता है, तो वो सिर्फ उसी को अपनी दुनिया समझ रहे होते हैं, और उसके हिसाब से वो अपनी टारगेट्स को सेट करते हैं। एज यू गो अलोंग योर एकेडेमिक्स ईयर्स, और ये जो अपना पूरा टाइम में जब आप आगे आगे जाते जाते हैं, then you have more exposure and you get to know कि there are different, even so many fields available in the market या फिर in the world के, और इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव भी हैं और इतना ज्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो वो फिर जो है वो उनकी एक क्या कहना चाहिए कि ब्रॉड होता है जो एक सोचने का अंदाज है, और जो उनकी लिमिट्स हैं वो थोड़ी सी वो पुश होती हैं, देन दे गेट टू नो के बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमारे पास अभी भी लोगों के पास इतना एक्सपोजर नहीं है, हम लोग यही समझते हैं, मतलब मैं अपनी भी बात यही करूंगी कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गए, या फिर जो है वो या फिर अकाउंट्स पर्सन हो गए, ठीक है, तो ये हो गए, बस इससे ज्यादा नहीं होता। वैसे अगर हम दूसरे एडवांस कंट्रीज में देखें, तो जैसे मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैं एक फील्ड है जिसमें मैं मतलब हद से ज्यादा इन्वॉल्व हुआ, मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। एक तो आर्ट की,
ठीक है। और एक दूसरा जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती है ना, उनको जी। देखना। तो वो भी एक डिग्री होती होगी, हमारे यहाँ तो नहीं होती इतनी। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कोई ऑफर कर रहा है या नहीं। तो ये भी एक इस तरह की चीजें भी होती हैं जहाँ पे कंपटीशन कम होता है आपके पास। ठीक है। कोई ऐसी यूनिक चीज अगर कोई जो यूनिवर्सिटी है या कोई इंस्टीट्यूशन अगर ऑफर कर रहा है जिसके लिए इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। और उस चीज में जो आप वाकई में करना चाहते हैं, तो वो आपको जब पता चलता है जैसे जैसे आप किसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी भी लेनी है, तो एक तो आप उसकी बेस समझ के इसको ग्रेजुएशन के 4 साल करें, और फिर हो सकता है कि आपके पास और चीजें ऐसी खुल जाएं जो आपको पहले पता ना हो। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, वहां पे इतना एक समझना है कि ह्यूज नंबर ऑफ पीपल यू गेट टू मीट ओवर देयर इन द यूनिवर्सिटी। तो आपको पता चलता है कि अच्छा, हम वहां तक तो इंटर तक या फिर ए लेवल तक तो हम ये समझ रहे थे कि ये चीजें होती होंगी, यहाँ तो और भी बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। ठीक है। तो फिर यू कैन गो फॉर अ बेटर ऑप्शन जहाँ पे कंपटीशन कम हो मार्केट में। ठीक है। तो ये इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप ग्रेजुएशन पहले करें, और उसके बाद, क्योंकि फिर आपकी फाउंडेशन जब स्ट्रांग होती है ना, यू हैव अ स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन, यू गेट टू नो मोर पीपल, यू हैव मोर एक्सपोजर, देन यू कैन डिसाइड बेटर कि आपको क्या करना है। तो मुझे ये बताएं, आपने बोला कि आप जिस तरह हर ग्रेड में आगे बढ़ते जाते हैं तो आपकी चॉइसेस डिफरेंट होती जाती हैं, आपको चीजें पता हम्म। लगती रहती हैं। तो हम्म। इसमें मेरा क्वेश्चन था कि सब्जेक्ट्स तो आपको एक स्पेसिफिक चूज करके, मतलब दिमाग में आपको एक फील्ड रख के वो सब्जेक्ट चूज करके आप आगे चलते हैं ना, तो अगर आप हम्म। हर साल चेंज करेंगे, क्योंकि नहीं बहुत नहीं सारे नहीं। लोग कहते हैं कि आप कंसिस्टेंट रहें जो आप हम्म। कर रहे हैं उसमें, बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा ही है। थॉट प्रोसेस देखिए, कैसा होना फील्ड चाहिए? फील्ड अगर आप एक जहन में रखते हैं तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं कि मुझे ये था कि नहीं, मुझे कंप्यूटर का ही था, कंप्यूटर की फील्ड, कि मुझे कंप्यूटर की फील्ड में जाना है। लेकिन उस वक्त क्या था, कंप्यूटर की फील्ड कितनी ब्रॉड हो सकती है, और क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। देखिए, अब किसी भी एक फील्ड को तो आपको करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मल्टीपल चीजों में कहीं कहीं मैं डॉक्टर बन जाऊं। इसका मतलब ये है कि आपकी सोच कंसिस्टेंट ही नहीं है। मैं वही बात कर रही हूँ कि अगर आप मेडिसिन में भी जा रहे हैं, तो मेडिसिन में या फिर जो भी एमबीबीएस है या फिर ये जो आपकी फील्ड है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जो हो सकता है इनिशियली आपको ना पता हो। ठीक है। तो अगर हम्म। जैसे कंप्यूटर की फील्ड में मैंने डिसाइड किया, तो कंप्यूटर की फील्ड में भी ही मैं आगे जा रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगी तो मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी। जैसे कि इनिशियली हमें ये पता नहीं था कि एथिकल हैकिंग कोई चीज होती है, एथिकल हैकिंग करनी चाहिए। ठीक है। उस जमाने में जब हम लोग कर रहे थे ना, सही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना ज्यादा स्कोप यहाँ पे था। हो सकता है कि हम जो है वो थोड़ा सा मतलब ये कि मैं इस बारे में रिसर्च करती, या फिर मैं दूसरे, उतना ज्यादा इंटरनेट का भी स्कोप नहीं था कि आप दूसरे लोगों से भी जो दूसरे कंट्रीज में हैं उनको आप जो है वो अप्रोच कर सकें और देख सकें कि दुनिया में क्या चल रहा है। और हो सकता है फिर उसके लिए आप, अगर वो चीज आपके कंट्री में ऑफर नहीं हो रही है, तो आप कहीं बाहर चले जाएं उसको करने के लिए। तो वहां पे ये था कि उस वक्त मुझे कंप्यूटर तो मेरा बहुत शुरू से डिसाइडेड था कि मुझे कंप्यूटर ही करना है। ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ना डिसाइड करें, आप थोड़ा सा टाइम दें। अगर आपके पास एक फाउंडेशन के तौर पे एक चीज आपको मिल रही है, तो आप उसमें जाएं, और फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उस चीज को आप अप्रोच करें। अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे साइबर सिक्योरिटी ले लेती हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि फिर आपको साइबर सिक्योरिटी के अलावा भी अगर कुछ आगे मिल रहा है, तो शायद आप उस चीज को नहीं वो कर सकेंगे, क्योंकि आप इसमें टाइम लगा चुकी हैं। अगर आप जी। ग्रेजुएशन पहले करती हैं, तो फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकता है कोई एक नया है ऐसा ऑप्शन जो कि अब ज्यादा ग्रूम कर रहा है, या अब ज्यादा जो है वो उसका स्कोप है, या वो एक ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग चीज लग रही है, तो फिर आप उसको कर सकती हैं ऑप्ट बाद में जाके। ओके, सही। तो व्हाट इज वन थिंग यू विश यू वुड हैव नोन बिफोर यू बिगैन योर करियर? ये यही चीज हो सकती है, जैसे कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको नहीं पता होती। मतलब बीइंग इन एन अंडर डेवलपमेंट country, there are so many things going on in the other advanced countries that we don't know। ठीक है। जैसे कंप्यूटर की फील्ड में भी उस वक्त, यानी कि अब मैं देखती हूँ कि मैं रोबोटिक्स और एआई में काफी जो है वो मुझे स्कोप लगता है। और जो हमारा जैसे वर्चुअल रियलिटी हो गया या ऑगमेंटेड रियलिटी, जिस पे बहुत सारे लोग पहले से काम कर रहे थे। ठीक है। लेकिन उस वक्त तक हमारे पास, जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग स्टार्ट की है, तो उस वक्त
जो हमारा रोबोटिक्स और ये एआई है, ये एक मर्ज्ड कोर्स था। ठीक है। और वो भी 6 महीने का एक हमारा सेमेस्टर में एक कोर्स होता था। और उसको इतना ज्यादा जो है वो टाइम नहीं दिया गया। अभी भी सेपरेट कोर्स नहीं है रोबोटिक्स हाँ, का अब अभी भी नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान में नहीं है, यानी कि अगर ये वाली चीज थी कि हम ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं और आपके पास अगर चॉइस हो तो आप ज्यादा मतलब इस तरह के कोर्सेज को ऑप्ट करें जो आपकी क्या कहना चाहिए कि इंटरेस्ट के साथ अलाइंड हो। ठीक है। तो अगर ये होता तो मैं शायद खुद से भी मुझे ये अंदाजा होता कि इसका कितना ज्यादा स्कोप है। ये एआई हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, और आपका डेटा एनालिसिस हो गया, डेटा साइंसेस हो गया। तो ये चीजें फिर अगर आपको यूनिवर्सिटी या कोई अगर ऑफर नहीं भी कर रहा है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो अब्रॉड, तो आपको अपने देखें अब तो तब हमारे टाइम पे भी ऑब्वियसली उस वक्त भी इंटरनेट और सारी चीजें तो आ गई थी, बट वी वर नॉट दैट मच अवेयर कि हम मतलब ना मतलब यू कैन डू थिंग्स ऑन योर ओन थ्रू द इंटरनेट। ये अवेयरनेस हमें उस वक्त नहीं थी कि जी। हम अपने ऊपर उस वक्त काम स्टार्ट करते। आजकल के बच्चों में ये चीज अच्छी है कि वो पढ़ रहे हैं साथ साथ दे गेट टू नो, मतलब अगर पेरेंट्स के प्रेशर में आके या कुछ वो किसी और फील्ड को भी ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन उनका अगर इंक्लिनेशन कहीं और है तो दे कैन जस्ट वर्क ऑन देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द अदर फील्ड जो जिसमें वो जाना चाहते हैं। और फिर बाद में जाके अगर वो नहीं उनका माइंड उस चीज से मैच कर पाता तो फिर वो चेंज भी कर लेते हैं। मीन वाइल दे जस्ट कीप ऑन वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। हमारे पास ये नहीं था उस वक्त ना। और ये एक क्या कहना चाहिए कॉन्सेप्ट उस वक्त नहीं था कि आप पढ़ाई के साथ साथ अर्न कर सकते हैं। ठीक है। या पढ़ाई के साथ साथ आपको करना चाहिए, यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट वाइल यू आर स्टडीइंग। आप ये मत सोचिए कि हम अपने ए लेवल्स कंप्लीट कर लेंगे या फिर हम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे एंड व्हेन वी गेट फ्री फ्रॉम द स्टडीज देन वी आर गोइंग टू start earning or being start working on becoming independent as far as this क्या कहना चाहिए कि मनी इज इन्वॉल्व। ठीक है। मनी इज कंसर्न्ड, तो उस चीज में यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग राइट फ्रॉम योर ए लेवल्स या फिर ओ लेवल्स भी मैं ये कहूंगी कि आप उस वक्त से स्टार्ट करें। तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट उस वक्त नहीं था। ठीक है। हालांकि अगर हम करना चाहते उस वक्त भी इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी चीजें हो सकती थी। और एक दो स्टूडेंट्स थे भी। ठीक है। वो हमारे क्लास में एक दो स्टूडेंट्स इस तरह से थे कि वो जो है वो उसी वक्त से अर्न करते हुए आ रहे थे, मतलब इंटर और ए लेवल्स वाले लेवल से। और उनको हम ना मतलब सारे देख के बड़ा फैसिनेट होते थे उनसे, और वो एक दो लोग थे। मगर आजकल ऐसा नहीं है। देर आर स्टूडेंट्स हु मीन वाइल स्टडिंग दे आर ऑल्सो अर्निंग। ठीक है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो अब आ गया। ये अगर हमें पहले पता होता तो हम उस वक्त से अगर अपने आप को स्टार्ट करते तो बाय द एंड ऑफ ग्रेजुएशन आप जो है वो फाइनेंशियली काफी स्टेबल और इंडिपेंडेंट हो चुके होते हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग। सही। तो मैं इस बात करना चाहूंगी, आपने ये बात छेड़ी थी कि पेरेंट्स अगर आपको किसी फील्ड के लिए फोर्स करते हैं तो फिर हम्म। आप, अगर आपको वो फील्ड परस्यू करनी ही नहीं, तो काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज में फंसे हुए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? ये एक क्या कहना चाहिए कि बड़ी मुझे ऐसा लगता है कि गलत चीज है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को जो है वो नहीं करने देते हैं जो वो तो करना चाह रहे पेरेंट्स की होते हैं। काउंसलिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए। ठीक है। दे शुड लेट द किड्स डू व्हाट दे वांट, इसलिए क्योंकि अगर किसी चीज में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे जबरदस्ती मेडिसिन में या फिर एमबीबीएस करने में उस वक्त डाल दिया जाता तो मैं तो क्या ही करती। इसलिए क्योंकि देखें अगर कोई फील्ड आपको पसंद होती है ना तो आपको उससे मोहब्बत होती है। ठीक है। और आपको सही। उसका एक क्रेज होता है, एक पैशन होता है, और किसी भी चीज में एक्सेल करने के लिए पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है। अगर आप वो पैशनेट नहीं है या वो पैशन आपके अंदर किसी चीज के लिए नहीं है, इवन इफ यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट बट स्टिल यू वोंट बी एबल टू डू वंडर्स इन दैट फील्ड इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट। जितने भी लोगों को देख लें दुनिया में, अगर कोई बहुत ज्यादा किसी चीज में किसी ने एक्सेल किया है ना तो वो ये कभी भी नहीं कहेगा कि ये मेरी अम्मी ने मुझे इसमें डाल दिया था, मैं ये करना नहीं चाहता था तो इस वजह से मैं आ गया और मैंने एक्सेल कर लिया। मतलब ये मैं आपको कह सकती हूँ ये बात फॉर श्योर कि ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है।
या फिर ये कि अगर वो उन्होंने वाकई में कर लिया है तो हो सकता है कि किसी ना किसी लेवल का उनके अंदर उसको करने का होगा शौक, अगर चलो पेरेंट्स ने जबरदस्ती भी उनको उसमें डाला। ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी चीज में आप एक्सेल करना चाहते हैं तो आपका अपना पैशन या आपका अपना शौक उसमें होना बहुत जरूरी है। तो वो पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए कि वो ये समझते हैं कि नहीं हमारी फील्ड में जाएगा, तो उनका असल में पेरेंट्स का ना पर्सपेक्टिव चीजों को देखने का थोड़ा सा अलग होता है, जो कि ठीक भी मैं कहती हूँ कि हो सकता है। अगर वो उनका जो है वो ये होता है कि कितना अच्छा ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगा इफ ही गोज फॉर दिस फील्ड और दैट फील्ड, उनका एक गोल ये होता है। ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो क्या कहना चाहिए, सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो टू वेज होती है। एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज वन थिंग, आप उसको बिल्कुल 100% काउंट नहीं कर सकते। एक और होती है आपकी इनर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, दैट यू फाइंड व्हेन यू डू थिंग्स दैट यू लाइक टू डू। ठीक है। तो ये उसी तरह से है कि अगर कोई किसी चीज को करना चाहता है तो, और वो बहुत ज्यादा ईगर है उसको करने के लिए, तो वो उसको करेगा भी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसको मिलेगी। ठीक है। और इसके अलावा उसको एक इनर सेटिस्फैक्शन जो होगी वो एक अलग ही चीज होगी, और उसका कोई मैच नहीं होता। मतलब उसको आप मतलब किसी चीज के साथ आप वो नहीं कर सकते। और एक दूसरा एक चीज होती है कि आपके पेरेंट्स ने जबरदस्ती आपको एक डाल दिया किसी चीज में, और वो आप फाइनेंशियली तो स्टेबल हो गए हैं, लेकिन ये है कि वो फिर जब आपको नहीं पसंद होती ना वो चीज, तो फिर वो स्ट्रेस उससे इंक्रीज होता है। ठीक है, उस काम को करने से वो उस काम को करके आप खुश नहीं होंगे। आप करेंगे एक 9 to 5 अपना जॉब कर लिए, लेकिन ये है कि वो उस तरह से आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन नहीं होगी और वो स्ट्रेसफुल रहेगी वो चीज आपके लिए। आप फाइनेंशियली स्टेबल वहां होके फिर आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए वहां पैसे लगा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पेरेंट्स की बात को ना सुने, आप बेशक उनको सुने अगर वो वाकई देखें हर चीज में ना, हर चीज को इतनी सिंपल नहीं होती कि जैसे बूलियन की तरह कि या तो ये या तो ये। ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिनको यू नीड टू टेक इन टू अकाउंट व्हेन यू गो फॉर स्पेसिफिक थिंग। ठीक है। और हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स हों, कुछ फैक्टर्स हों, तो आप हमेशा जब भी किसी डिसीजन को आप ले रहे हो तो आप जो है वो सिर्फ ये नहीं करें कि आपने डिसीजन ले लिया, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, किसी भी मतलब ये एक मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, ये किसी भी तरह का आपको डिसीजन लेना है तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट, यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, जो कि आपके डिसीजन को अफेक्ट कर रहे हैं या फिर आगे जाके करेंगे। और उसमें आपको ये देखना है कि कौन से फैक्टर्स जो है वो पॉजिटिवली करेंगे, इफेक्ट करेंगे, और कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं इस चीज के, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है। तो अगर पॉजिटिव पॉइंट्स जो है वो काफी ज्यादा हैं, ठीक है, तो आप बेशक उस चीज को ऑप्ट करें। ठीक है। और अगर वो इतना जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ज्यादा आ रहे हैं तो फिर इसलिए बेहतर ये है कि आप उसको जो है वो ड्रॉप कर दें उस चीज को। इनर सेटिस्फैक्शन की आपने बात की, तो जब आपके पास, मैं ऐड करना चाहूंगी, जब जब आपके पॉजिटिव थॉट्स होते हैं ना, तो आपको खुद ही वो एनर्जी मिलती है उससे। लाइक बिल्कुल आपका बिल्कुल बिल्कुल थॉट प्रोसेस ऐसा ही ही है। अगर पॉजिटिव हो तो आपके हम्म। अंदर एनर्जी होगी, तो आप काम भी 100% एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। और एक ना सही। क्या कहना चाहिए कि इनर एक फीलिंग ऐसी होती है कि जो आपको दैट कीप्स यू ऑन योर टोज, कि नहीं आपको ये करना है। मतलब ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट होता है, या सभी लोग ये चीज जो है वो एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कभी ना कभी, कि जब आपका किसी चीज में इंटरेस्ट होता है ना तो आप ना दिन देखते हो उसके लिए ना रात। और वैसे अगर किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं है ना कोई आपको, और अगर कोई आपको ये काम कह दे कि आपको ये रात में उठ के करना है, या फिर जॉब से हटके किसी वक्त में आपको ये काम करना है, तो आप जो है वो बस इतने ज्यादा उस चीज को अग्रेसिवली हैंडल करते हो, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन अगर किसी चीज में आपको इंटरेस्ट होता है, मतलब जेन्युइनली इफ यू जस्ट वांट टू डू समथिंग, तो वो आप रातों को भी जाके कर रहे होंगे, वो आपको इतना स्ट्रेसफुल कभी भी नहीं लगेगा जितना एक अनचाही चीज आपको लग सकती है। सही। ओके, तो अब मुझे बताएं कि what are some great resources that have helped you along the way? Like, what have you read or listened to that has really inspired you? मेरी फील्ड के लिए देखें उस वक्त तो इतना ज्यादा इंटरनेट होता तो था, लेकिन ये है कि इस हद तक नहीं था, क्योंकि मैंने समझ लें कि 2010 में स्टार्ट की थी इंजीनियरिंग, और 2014 में मैंने समझ लें कि वो कंप्लीट किया।
और ये जो एक क्या कहना चाहिए कि एक इंटरनेट यूसेज में जो एक बड़ा स्पाइक जो एक आया है ना, वो आया है तकरीबन या फिर ये कि इंटरनेट पे जो इतने ज्यादा रिसोर्सेज और ये सारी चीजें आई हैं, ये आई हैं तकरीबन कोई 2016 या 15 के बाद। और अब तो खैर बहुत ही ज्यादा चीजें या डाटा वहां पर है, रिसोर्सेज हैं। उस वक्त भी होती थी, लेकिन उस वक्त इंटरनेट यूजेज इतना ज्यादा कॉमन नहीं था। ठीक है, जैसे कि घर में इंटरनेट है, और जो आपकी कंप्यूटर लैब्स वगैरह होती थी उसमें इंटरनेट होता था। और लेकिन फोन्स वगैरह नहीं होते थे उस वक्त, स्मार्टफोन्स। तो स्मार्टफोन्स जो हैं वो उस वक्त आए हैं जब बिल्कुल यूनिवर्सिटी एंड हो रही थी। ठीक है, तो अभी अगर आप देखें तो आप सबसे ज्यादा क्या कहना चाहिए कि इजीली अगर यूज कर पाते हैं, या फिर यू जस्ट वांट टू यू कैन जस्ट एक्सेस द इंटरनेट रिसोर्सेज ऑन द गो विद द हेल्प ऑफ योर स्मार्टफोन्स। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर पे जाके बैठना और कंप्यूटर को खोलना और इतना तो आप कभी बॉदर नहीं करते हैं जब अगर आपको कुछ रिसर्च करनी हो या कुछ देखना हो। ठीक है, तो यहाँ पे घर में भी इसी तरह से होता था, और उस वक्त इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे एज कम्पेयर टू मतलब दिस टाइम। तो उस वक्त ये होता था कि इंटरनेट पे रिसोर्सेज वगैरह हम देखते थे, लेकिन उस वक्त ज्यादा दौर था बुक्स का। ठीक है, तो आप और कोई बुक हमारे ऐसी रिकमेंड करना चाहें तो? वो बुक्स तो मेरा ख्याल है कि किसी के साथ अभी फिलहाल तो अलाइन नहीं होंगी, क्योंकि वो इस तरह की बुक्स थी जो कि हमारे डिफरेंट कोर्सेज होते थे। जैसे एक बुक बैंक होता था एनईडी में, की अच्छी चीज थी कि मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल से दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी होती होंगी, कि एक बुक बैंक होता था हमारा। उसमें ये होता था कि हमें बुक्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती थी वहां पे, हमें खरीदनी नहीं पड़ती थी। और वो खरीदनी इसलिए नहीं पड़ती थी क्योंकि वहां पे जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी मल्टीपल कोर्सेज आते थे, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स था और बहुत सारे दूसरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता था। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सर्किट्स का होता था, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के नाम से बुक्स होती थी। तो वो बुक्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, क्योंकि वो उस लेवल की बुक्स होती थी, तो वो वैसे आपको मिलती भी नहीं थी। मतलब शायद 10,000, 15,000, 20,000 इतनी एक्सपेंसिव वो बुक्स होती थी। और क्योंकि वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और सब मेरिट पे ही वहां पर आ रहे होते थे, तो हर कोई वो सब बुक्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो जो हमारी यूनिवर्सिटी थी उन्होंने ये किया था कि एक एक बुक्स की मल्टीपल कॉपीज उन्होंने रखी हुई थी अपने पास। और उसमें ये होता था कि हम जब हमारा टर्म हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होता था, तो वो बुक्स हमें वहां से मिल जाती थी, और वो बुक्स हम पढ़ते थे, और फिर 6 महीने के बाद हम वो बुक्स वापस कर देते थे। तो वो बुक बैंक एक चल रहा होता था, फिर वो दूसरों को मिल जाती थी। तो वो बुक्स थी, लेकिन वो हमारे सारे कोर्सेज से अलाइंड थी। और इंटरनेट पे हम लोग करते थे रिसर्च जब हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते थे, और हमें रिपोर्ट्स बनानी होती थी और काफी उसके ऊपर काम करना होता था। तो वो रिसर्च बेस्ड होता था, तो उस पे हम कर रहे होते थे। लेकिन उसके मुकाबले में अगर मैं बात करूँ तो रिसोर्सेज जो हैं वो आजकल ज्यादा अच्छी अवेलेबल हैं। अगर हम यूट्यूब पे देखें तो हाँ, बहुत सारे यूट्यूब ऐसे लर्निंग का बहुत ज्यादा यूट्यूब बहुत ट्रेंड हो कॉमन है, गया है। बहुत, हाँ बहुत ट्रेंड है और बहुत अच्छा भी है। इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जितने भी दूसरे जो वेबसाइट्स हैं या फिर जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ऑनलाइन लर्निंग ई लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता शायद खत्म ही हो जाए। इसलिए क्योंकि यूट्यूब पे इतना अब सारी चीजें आने लगी हैं, इवन कि फ्री मैंने देखा है कंटेंट है सब, हाँ। फ्री कंटेंट है। और मतलब 12-12 घंटे के कोर्सेज भी यूट्यूब पर डाले हुए हैं उन्होंने, इतने बड़े बड़े कोर्सेज हैं वो भी हैं। जैसे कि हमारे पास एक पेज है एड्यू रेका के नाम से। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास अगर हम ओ ए लेवल्स की बात करें तो कुछ रिसोर्सेज हैं, जैसे कि क्रेग एंड डेव के नाम से। क्रेग एंड डेव एक पेज है, एक चैनल है, वो काफी अच्छा रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ओ ए लेवल का। और क्योंकि इतना ज्यादा अच्छा और डिटेल्ड नहीं मिलता है वैसे इंटरनेट पे देखो तो, लेकिन काफी अच्छा वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा बच्चों के लिए भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं और बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रही हैं। और इसके अलावा जैसे खान एकेडमी है,
ठीक है। और लेकिन ये कि अगर स्पेसिफिक टू द करिकुलम ऑफ ओ एंड ए लेवल अगर आपको देखना हो तो जैसे क्रेग एंड डेव मैंने आपको बताया, बल्मर्स के नाम से एक है, वो जी हाँ, काफी। लोकल भी बहुत अच्छे हैं जो उर्दू में भी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि आपको समझ बहुत हम्म। अच्छा आ जाता है उर्दू में, कि लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। तो वो हम्म। इतने सारे लोग, अगर आप उनकी वीडियोस पे जाए कौन ना, सी किसका पूरे पूरे बताया आपने? कोर्सेज, लाइक जैसे लोकल जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, जैसे मैथ पढ़ाने के लिए जी जेनेमेटिक्स जी है, जी। तो अगर आप उनको वो देखें, उनके हम्म। कमेंट्स में जाएंगे ना, तो वहाँ स्टूडेंट्स लिटरली दुआएं दे रहे होते हैं, कह रहे थे कि मैंने पूरा पास की और ग्रेड ही आपकी वजह से आया, तो लाइक वो पूरा कवर हाँ। भी करा देते हैं। और जी जी ये जी। चीज तो अब तो सब यूट्यूब से ही पढ़ने का दौर हो गया हाँ, शायद। यूट्यूब एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। और फिर ये कि आपको सर्च करना आना चाहिए, कि आप सर्च करें और जो है वो देखें कि कौन कौन इस तरह का काम कर रहा है, रिसोर्सेज की लिस्ट अपने पास बना के रखें। तो ये एक अच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि यूट्यूब से के अलावा तो फिर आपको कहीं और जाने की और पे करने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। अच्छा, अब हम बात करते हैं करियर काउंसलिंग की, जो हम्म। पाकिस्तान में नहीं होती है, ये बहुत कम होती है। अब जैसे हम्म। एक स्कूल है, स्कूल कॉलेज केजीएस जो है, वहाँ पे हम्म। उनके हर वीक सेशन होता है करियर काउंसलिंग का, तो अच्छा। दैट्स अ रियली गुड थिंग कि उनको हम्म। पता है उनको क्या फील्ड ऑफ करनी है, और फिर उनको हेल्प आउट करते हैं यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए, या किस हम्म। फील्ड में हमें जाना है, सब कुछ फॉर्म वगैरह वो फिल कराते हैं, और स्टूडेंट्स के हम्म। लिए काफी हेल्पफुल साबित होता है। अब जिस अच्छा। जहाँ पे नहीं है हमारे पास करियर काउंसलिंग, तो वहाँ हम्म। लोगों को पता ही नहीं होता कि ये इंजीनियरिंग की फील्ड, अगर उन्होंने कंप्यूटर साइंस ले लिया तो उनको इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, उसके अलावा या तो मेडिकल के जाना है। बिजनेस हम्म। में आते हैं लोग बहुत कम, जैसे सीए कर लिया वो, फिर अकाउंटिंग वगैरह। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है करियर काउंसलिंग की, जो होनी चाहिए हर स्कूल में, और हर बिल्कुल होनी सब्जेक्ट हर चाहिए। चीज को लेकर चाहिए। इसलिए जी। क्योंकि जब आप इस लेवल पे होते हैं ना, स्कूल लेवल पे, तो आपको इतना ज्यादा नहीं पता होता कि वैसे मार्केट में क्या चल रहा है, या फिर ये कि वैसे दुनिया में क्या चीजें हो रही हैं, ये लोग क्या क्या चीजें ऑप्ट कर सकते हैं, या आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। क्योंकि मैं तो अपने आप से रिलेट करती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे भी अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ अपनी जो मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो मुझे इतना ज्यादा टाइम नहीं हो। तो मुझे अंदाजा है कि आप जब उस लेवल पे होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो फिर ये होता है कि देखें, ये सारी आपकी जो जिंदगी है वो इस चीज पे डिपेंड कर रही होती है कि आप क्या फील्ड चूज करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है कि आपके पास, जैसे आप हर दफा जब भी जैसे हम अगर मार्केट भी जाते हैं या किसी जगह शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम कहते हैं कि पहले हम देख लें कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऐसा होता है ना, कि बिल्कुल। मतलब मैं तो अपनी बात यही करूंगी। जैसे मेरे हस्बैंड काफी चिढ़ते भी हैं। मुझे ये होता है कि मुझे ये चीज होती है कि ये नहीं हो कि आप जाएं और एक ऑप्शन आपको नजर आया और आपने वही ले लिया। आपको पता होना चाहिए कि कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और कितनी वैरायटी जो है वो आपके पास अवेलेबल है, सो दैट यू आर एबल टू पिक द बेस्ट वन। ठीक है। तो वो बेस्ट वन आप तभी पिक कर सकते हैं ना, जब आपके पास सामने सारे ऑप्शंस हो, आपको पता हो कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो जो आपके सामने होगा ना, आपको लगेगा वही बेस्ट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो जनरली जब हम कोई चीज पिक करते हैं तब हम ये चीज देखते हैं, तो ये कि अपनी जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन जब हमें लेना है कि हमारी पूरी जिंदगी उस पर डिपेंड करेगी। और आपको अपनी लाइफ के बारे में भी पता होना चाहिए कि क्या क्या दूसरे, अब कुछ लोग ये करते हैं कि अच्छा इसने ये ले लिया मैं भी ये ले लेती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी के जी सिनेरियोज, बिल्कुल। हर किसी की क्या कहना चाहिए कि जिंदगी की रिक्वायरमेंट्स और जिंदगी के हालात अलग होते हैं। ठीक है। यानी कि कुछ लोग हैं वो एक ही इज द ओनली चाइल्ड टू हिज पेरेंट्स, और अगर कोई है कि उसके बहुत सारे बहन भाई हैं जो उसको किसी फील्ड में सपोर्ट कर सकते हैं, और उसको यानी उसके पास उस चीज की गाइडेंस है, किसी जो भी फील्ड वो पिक करना चाह रहा है। और इसके अलावा ये कि वो कौन है जो वो इसको आगे जाके अब्रॉड जाके परस्यू कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। अगर किसी की फील्ड इस तरह की है कि जिसमें जाके उसको, जैसे कि अगर पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल या पेट्रोलियम की फील्ड लेनी है, तो उस शख्स को जाके वहाँ फील्ड्स में काम करना पड़ेगा। बलोचिस्तान में भी हो सकता है, इस्लामाबाद में भी हो सकता है। तो क्या ये चीज वो अफोर्ड कर सकेगा कि वो अपनी फैमिली से इतनी दूर रहे इतने अरसे के लिए, क्योंकि पेरेंट्स हैं तो उनके पास कोई नहीं होगा, या वो उनको शिफ्ट कर लेगा अपने साथ। तो ये बहुत सारे हालात वाकयात जिंदगी के होते हैं जिस पर आपकी फील्ड जो है वो डिपेंड करनी चाहिए, और वो सब आपके सामने होने चाहिए। ठीक है। आप बिल्कुल मतलब ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करें।
और ये मत देखें कि अच्छा ये सब कुछ कर रहा है और बड़ा ना उसको क्या कहना चाहिए कि अट्रैक्टिव लग रही होती हैं चीजें। जी तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप अपने सारे फैक्टर्स अपनी जिंदगी के अपने सामने रखें। मशवरा क्योंकि एक सुन्नत है और बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मशवरे का मतलब ये नहीं कि अच्छा मशवरा ले लिया तो वही करो। मशवरा मतलब सिर्फ ये है कि सुन्नत जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि आप सबसे उनकी राय जरूर पूछें कि उनको क्या जी लगता है, उनको क्या इस बारे में ठीक लग रहा है। तो उससे आपको ना डिफरेंट चीजों का पता चलता है कि क्या क्या चीजें हैं। और फिर इन सारी चीजों को अपने सामने रख के और फिर उसके बाद आप कोई डिसीजन लें। और फिर ये होता है कि आपके लिए जिंदगी में आगे जाके चीजें आसान होती हैं। करियर काउंसलिंग नहीं हो रही है या हम्म। बहुत कम स्कोप है इसका भी कि बच्चों को बताया जाए क्या क्या फील्ड है। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है जो हम इंडिविजुअल बेसिस पर कर सकते हैं वो रिसर्च है। मैंने ये सीखी बिल्कुल। अपने कजन से ये बात कि अगर आप यूनिवर्सिटीज के जो अगर आपको फील्ड नहीं पता है ना तो आप जाएं उनकी वेबसाइट पर और आप हम्म। सर्च, तो आपको हम्म। पता चलेगा कि कितनी सारी फील्ड्स हैं बिल्कुल सिर्फ सब कुछ इंजीनियरिंग के अवेलेबल है और अलावा। क्या। हम्म। जी। और फिर उनके वेबसाइट जो है वो इतनी सही मतलब लाइक यूजर फ्रेंडली बिल्ट है कि आपको पता चलेगा कि उसमें करियर पाथ क्या है। लाइक काफी सारे हम्म। उसमें वो लिखा हुआ होता है कि आप आगे जाके इस हम्म। बैचलर्स अगर आप फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी में कर रहे हैं तो आपको उससे क्या आप करियर पाथ निकल सकते हैं उससे। तो लाइक हम्म। अगर आप रिसर्च अपनी स्ट्रांग बनाएं तो आपकी काफी हम्म। सारे मसले वैसे ही हल हो जाते हैं। अच्छा मैं ये करती थी, मतलब अभी भी मैं ये करती हूँ, सिर्फ करियर चूज करने के वक्त नहीं, यानी कि वैसे भी ये करना चाहिए। मतलब मेरा ये होता है कि जब मैं कोई चीज करने के बारे में सोच रही होती हूँ ना, या मुझे करनी होती है, या मैं किसी चीज के बारे में एक्साइटेड होती हूँ, तो वो सुबह शाम दिन रात हर वक्त मेरे दिमाग में घूम रही होती है वो चीज, कि मुझे कैसे करना है, मुझे किस तरह से करना है, मुझे क्या क्या जी, क्या स्टेप्स ये इसके है लिए आपके अंदर लेने होंगे। स्पिरिट खुद भी बिल्ड हुई जी। होती है। तो हाँ मैं ये करती हूँ कि मैं जब भी कोई मुझे डिसीजन लेना होता है ना, तो अब जैसे उस वक्त क्योंकि मेरे तो बड़े बहन भाई नहीं थे, आई एम द एल्डेस्ट वन, तो उसमें मेरे पास कोई इस तरह से मुझे गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन देखिए लिमिटेशंस आप खुद क्रिएट करते हैं। उस वक्त मुझे ये होता कि नहीं मेरे पास तो कुछ ऑप्शन नहीं है, या मैं नहीं कर सकती, या मैं कैसे पता करूं। तो मुझे ये था कि हाँ मुझे जो है वो मतलब एनईडी में जाना है। अगर एनईडी में मैं आ गई हूँ तो मुझे क्या फील्ड चूज करनी है, या मुझे क्या करना है। या फिर अभी अगर मैं रोबोटिक्स के लिए देख रही हूँ कि मुझे ये पता करना है कि मुझे दूसरे स्कूल्स में मार्केट में किस तरह से इसके ऊपर काम हो रहा है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है रोबोटिक्स में। तो ये कर सकते हैं आप कि मैं जिस तरह से करती हूँ कि मैं अप्रोच करती हूँ। जैसे अब तो इतना बड़ा मीडियम आपके पास है ना कि आप सोशल मीडिया के थ्रू हर किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी और इंटरनेशनली भी। अगर आप किसी से कनेक्ट करना चाहें, और इंटरनेशनली भी अभी मैं रोबोटिक्स के लिए देख रही हूँ कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो मैं बहुत सारे लोगों को अप्रोच कर रही हूँ। तो ये आप लोग सब कर सकते हैं कि अगर आपको किसी बारे में अगर कुछ मशवरा चाहिए तो आप उस पर अप्रोच करें। मगर ये जरूर देखें कि हाँ भाई कोई रेलेवेंट और एक कोई डिसेंट जो है वो ऑप्शन होना चाहिए, जिससे आप इस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें। जी, सही बात है। जैसे कनेक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कनेक्शंस कर बहुत रहे हैं आजकल। इंपॉर्टेंट है। आपका नेटवर्क जितना वास्ट होगा, जितना हम्म। आपको उतना यूजफुल चीजें टिप्स मिल सकती हैं। अच्छा, अब जो बिल्कुल। है मैंने ना इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम स्टोरी लगा के मैंने एक सर्वे कह लें छोटा सा कि क्वेश्चंस पूछे थे जो लोगों को इस फील्ड से हम्म। रिलेटेड है या फिर स्टडी वगैरह हम्म। इससे रिलेटेड है। तो उसमें एक हम्म। क्वेश्चन था कि व्हाट्स द एडमिशन क्राइटेरिया टू अप्लाई इन CS यूनिवर्सिटीज आफ्टर A लेवल। अच्छा, ए लेवल्स के बाद का क्राइटेरिया इस तरह से ये है कि आप मतलब ये कि जो उन लोगों का एक सबसे पहले तो एक टेस्ट होता है, ठीक है। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से किया था। कि मैंने जब मेरा इंटर कंप्लीट हुआ था, ए लेवल्स का मुझे ये अंदाजा नहीं है कि उनकी कुछ इक्विवेलेंसी वगैरह निकालनी पड़ती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जी, क्योंकि वो वो फिर है फिफ्टी फाइव हाँ, परसेंट होना हाँ चाहिए। वो उसकी इक्विवेलेंसी वगैरह देखनी पड़ती है, ठीक है। तो हमारा ये हुआ था कि उसके फौरन बाद, राइट आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंटरमीडिएट और योर ए लेवल, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। आप ये वेट नहीं करें कि अभी वो अनाउंस करेंगे या क्या होगा। एक ई कैट के नाम से एक कोर्स होता है, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो या कुछ भी हो। और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप टेस्ट की प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट कर दें। किसी भी चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। साइंस की कोई भी फील्ड अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो ये चार चीजें होती हैं जिनका आपका टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो अगर आप किसी कोई इस तरह का जो हमारे पास सेंटर एकेडमीज वगैरह होती हैं वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इंडिपेंडेंटली खुद ही इसको करना चाह रहे हैं तो फिर आप वो इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं, पीडीएफ्स अवेलेबल होती हैं। और उसमें सारे, क्योंकि एक एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है, तो उसी तरह से आपके पास प्रिपरेशन कंटेंट भी होता है, ठीक है। लेकिन एमसीक्यूज भी इतने सिंपल नहीं होते, क्योंकि अगर बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, तो फिर आप उसको सॉल्व करते हैं तो ही आप कोई राइट आंसर पिक कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश वगैरह में तो आप डायरेक्टली अपनी नॉलेज के थ्रू चीजों को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वैसे अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है या मैथ्स है तो फिर उसमें आपको बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी होती हैं, फिर उसके बाद वो होता है, वो इतना सिंपल नहीं होता, काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी होते हैं। तो मुझे याद है कि मेरा जब हुआ था तो मेरे 70, इतना मैंने प्रिपेयर किया था कि मैंने काफी महीने जो है वो प्रिपेयर किया था एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो भी मेरे 70 आउट ऑफ 100 आए थे, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि काफी अच्छे होंगे। वैसे 50 पासिंग क्राइटेरिया था तो वो मेरे लिए काफी थे, लेकिन ये कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट तो थे। तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करें। एप्टीट्यूड टेस्ट की जब डेट वो बता दें तो फिर फॉर्म वगैरह कुछ फिल करना होता है, और फिर आप टेस्ट दें। फिर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर एक इंटरव्यू होता है, फिर आप इंटरव्यू में अपेयर होते हैं। और इसके अलावा आप फिर आपके जो मेरिट नंबर वो असाइन कर देते हैं ना, आपके जो ओ लेवल के मार्क्स हैं, यानी कि मैट्रिक का रिजल्ट है, और आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट है, और काफी एक दो और पैरामीटर्स होते हैं जिसको आप जज करके आपको फिर आपको एक नंबर असाइन करते हैं। फिर वो नंबर से जो है वो सीट्स मिलना शुरू होती हैं। जिसका हाईएस्ट होगा ऑब्वियसली उसके पास सारे ऑप्शंस ओपन होंगे, ठीक है। तो जैसे हाईएस्ट इन डिमांड्स जो यूनिवर्स वो इंजीनियरिंग जा रही होती हैं, फिर जिस बंदे के पास सबसे ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसका शुरू में नंबर होता है, क्योंकि उसकी सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो वो फिर उसमें से कोई सा भी जो जिसमें वो जाना चाहे वो जा सकता है। फिर जैसे जैसे ये नंबर कम होने लगते हैं और सीट्स जो है वो ऑक्यूपाइड होने लगती हैं, फिर जैसे कि कोई मैकेनिकल है, मैकेनिकल एक ऐसी इंजीनियरिंग है जिसमें बहुत जल्दी सीट्स फिल हो जाती हैं, क्योंकि बॉयज जो है वो ज्यादातर इंटरेस्टेड होते हैं और जिनकी परसेंटेजेस बहुत अच्छी होती हैं, तो फिर वो अ, उसमें चले जाते हैं। फिर मैकेनिकल पूरी जैसे फिलअप हो गई, तो अब जिनका नीचे नंबर होगा ना उनको मैकेनिकल शो नहीं होगी ऑप्शंस में। फिर इस तरह से फील्ड्स खत्म होती जाती हैं, इलेक्ट्रिकल भी खत्म हो जाती है, और कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खत्म हो जाती है बहुत जल्दी। और क्योंकि जो चीजें ज्यादा जिनका स्कोप है और जिसमें ज्यादा लोग जाना चाहते हैं, तो फिर वो चीजें खत्म होती जाती है। फिर नीचे जिनके नंबर होते हैं उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस रहते जाते हैं। तो ये होता है। और फिर वो ऑप्शन, अगर आपके पास एक भी सीट अवेलेबल है और आपका नंबर जो आप जिसका नेक्स्ट नंबर है उसके बाद है, और उसने अगर वो ले ली तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, बस फिर स्टार्ट हो जाती है स्टडीज। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि काफी कॉमन ग्रुप जो है वो ए लेवल में सब्जेक्ट्स का ये लोग जो लेते हैं स्टूडेंट्स, वो फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर है। तो अब लोग हम्म। कह रहे थे केमिस्ट्री नहीं लिया तो प्रॉब्लम हो गया नहीं। अच्छा, मैंने जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में चेक किया था ना, वही मैं बात करती हूँ कि रिसर्च काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम्म। जो है उसमें मैंने ये चेक किया था काफी सारी यूनिवर्सिटीज में कि मैथ मैथ बस बहुत इंपॉर्टेंट है उनके सिलेक्शन हम्म। क्राइटेरिया में। जो सब्जेक्ट उनको चाहिए ना वो मैथमेटिक्स। हम्म। उसके हम्म। अलावा आप कोई भी मतलब लाइक इंजीनियरिंग की फील्ड की बात कर रही हूँ मैं, और इसमें हम्म। मैथ अगर आपके पास है तो आप आ सकते हैं लाइक प्राइवेट, हाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मैथ्स की तो मैं बात बिल्कुल करी। उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इंजीनियरिंग का, चाहे वो कोई भी तो हो। बाकी और आप सब्जेक्ट्स जब उनका जाएंगे मैटर तो नहीं बहुत करते। ज्यादा आपको, मतलब पूरी इंजीनियरिंग में आपको कितने ही मैथमेटिक्स के कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, एक और क्वेश्चन है कि वी स्टडी फॉर 4 hours ऑन डेली बेसिस बट वी आर अनएबल टू स्कोर गुड ग्रेड्स, व्हाई? एज पर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस वी आर कंप्लीटिंग टास्क एज वेल। हम्म। तो अगर वो 100% दे रहे हैं इनपुट, तो क्यों उनकी ग्रेड्स नहीं आ रहे, या क्या वजह क्या हो सकती है अगर वो 4 घंटे रोज पढ़ाई कर भी रहे हैं तो? 4 घंटे अगर रोज पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि देखिए हर चीज की रिक्वायरमेंट अलग होती है, ठीक है। अगर आप को देने चाहिए 8 घंटे या फिर 6 घंटे, और उसके बाद आप 4 घंटे अगर उसको दे रहे हो, फिर आप एक्सपेक्ट करें कि वो उस तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट टाइम की कम होती है,
कुछ सब्जेक्ट्स भी ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट में भी स्पेसिफिक टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में भी अगर हम बात करें तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा टाइम मांगते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो इतना ज्यादा नहीं, जिनकी रिक्वायरमेंट होती, आप आराम से कर लेते हैं उनको। तो ये आपको ना अपनी एफर्ट्स को वेरिएबल रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टॉपिक दैट यू आर प्रिपेयरिंग और यू आर वर्किंग फॉर। एक तो इस चीज को आप देखें, और दूसरा ये कि आपकी जो है वो जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऑन पॉइंट होनी चाहिए। जो आपका टारगेट है, अगर आप उससे जरा सा भी डेविएट कर रहे हैं, आप वर्क हार्ड कर रहे हैं मगर आप वर्क स्मार्ट नहीं कर रहे, मतलब यू आर नॉट डूइंग स्मार्ट वर्क, बल्कि आप जो है वो हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, और वो एक टारगेटेड चीज नहीं है, तो इतने हार्ड वर्क का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यू हैव टू प्ले स्मार्टली, कि आप बिल्कुल पिन पॉइंट करें। पहले तो वक्त ये लगाएं स्ट्रेटेजीज बनाने में। कुछ लोग ये करते हैं कि अंधाधुंध काम स्टार्ट कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइज some strategies to work for a specific topic or a specific subject। ठीक है, हर चीज की काम करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, कुछ लोग एक ही मेथड को फॉलो करके सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइस करें, अपने आप को टारगेट्स दे। ठीक है, टारगेट्स में कहती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी होने चाहिए और शॉर्ट टर्म भी होने चाहिए। अगर आप अपने आप को चैलेंज नहीं करते ना टाइम के मामले में, तो आप कभी भी किसी चीज को मीट नहीं कर सकते, किसी टारगेट को। इस तरह से कि यानी कि अगर आप एक चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो चैप्टर के लिए आप अपने आप को आपने दे दिया कि आज का पूरा दिन है मेरे पास, ठीक है, तो अपने आप को उस पर भी लिमिट मत करें। फिर उस चैप्टर का एक टॉपिक, उस टॉपिक के लिए भी अपने आप को जो है वो एक टाइम असाइन करें, यानी कि 2 आवर्स। और उस चैप्टर के लिए भी अगर आप एक पेज प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उस चैप्टर का एक पेज आप करें, तो उसके लिए भी अपने आप को 15 मिनट या फिर आधा घंटा या जो भी जितना भी आपको टाइम लगता है वो अपने आप को दें। तो अपने आप को चैलेंजेस देते रहें ड्यूरिंग द स्टडीज। तो वो फिर एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी आप ठीक तरह से कर पाते हैं, और दूसरा ये कि जब आपके अंदर ये स्पिरिट होती है ना कि यू हैव टू मीट द चैलेंजेस या यू हैव टू कम अप टू वट एवर यू हैव सेट फॉर यू, तो फिर आप जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली चीजों को कर सकते हैं और ज्यादा स्मार्टली और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन, what are who are the 3 people who have been most influential to you? Okay, is it just for the academics or overall in my life? नहीं, anything, anywhere. My mother, because she has been the one who has always been very supportive। ठीक है, क्योंकि मेरा ये था कि मेरे आसपास इतने ज्यादा लोग ऐसे नहीं थे कि जो बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए कि मोटिवेटेड हों पढ़ाई के लिए, या फिर नहीं यू हैव टू बिकम इंजीनियर और समवन अ वेरी प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो ये होता था कि जैसे बाकी सब नहीं कर रहे हैं तो सही है, अगर मैं भी नहीं करूंगी तो क्या, सब कोई मसला नहीं है। बट उनका ही एक हमेशा से ये सपोर्ट रहा कि नहीं करना है, और मतलब फाइनेंशियली भी, और जिस तरह से मोटिवेट उन्होंने मुझे किया हमेशा। और अगर मुझे किसी एक काम के लिए, मुझे याद है कि अगर एक बुक चाहिए होती थी ना, कि कोई मुझे एक सिर्फ एक ऐसे लेट्स से कि अगर मुझे करना है और वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कोई दूसरी बुक है, तो उसके लिए वो मुझे 4 बुक्स ला के देनी थी जिसके अंदर वो ऐसे अवेलेबल हो। उस वक्त तो ज्यादा बुक्स का हाँ, बुक्स का ही दौर था। तो उनको ये होता था कि कोई ना क्या कहना चाहिए कि कोई कमी ना रहे किसी भी चीज में, अगर मुझे पढ़ाई के लिए किसी चीज की जरूरत है तो वो हमेशा मेरे लिए चीजें जो है वो अवेलेबल रहती थी। और मतलब किसी भी तरह की कोई भी सपोर्ट अगर मुझे चाहिए होती तो शी वॉज ऑलवेज देयर। तो शी हैज बीन कंटिन्यूस सपोर्ट फॉर मी। बाकी मैं ये कह सकती हूँ कि इन जनरल माय टीचर्स, और इसके अलावा कुछ मेरे इस तरह के क्या कहना चाहिए कि रिलेटिव्स भी हैं। ठीक है, और एक दो जो बहुत ज्यादा मुझे, जिन्होंने क्या कहना चाहिए कि मोटिवेट किया। और देखिए, हमेशा चीजें जो है वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस नहीं करती। ठीक है, अगर तो आपकी पर्सनालिटी इस तरह से Okay. है कि आप नेगेटिव क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिवली लें
और उसको भी एक क्या करना चाहिए कि एज अ स्टिमुलस वो आपके लिए काम करे कि आप और ज्यादा प्रोवोक हो काम करने के लिए, तो एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी कि जिन लोगों ने या जिन चीजों ने पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दिया है, पॉजिटिवली इम्पेक्ट किया, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, you are doing and you have to keep doing it, and if you need any support from our side, so you are always welcome. ठीक है। So there were such people in my life, and there were people who never wanted to encourage me, or who always discouraged me for whatever I was doing, and they were the ones who did not want me to succeed, and they always kept on saying negative things. So those were also the people who influenced me in becoming what I am today. ठीक है। तो वो भी अगर आप अच्छे तरीके से उसको ले सकते हैं, यानी कि अगर तो ऐसा होता कि कुछ अगर नेगेटिव क्रिटिसिज्म आ रहा है या लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मैं उस पे आके इतना डिमोटिवेट हो जाऊं और सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं, तो ये तो फिर उन लोगों को अपने सक्सेसफुल कर दिया ना जो वो करना चाहते थे। तो उस चीज को भी अगर पॉजिटिवली लेते हैं तो दिस इज समथिंग दैट मेक्स यू इवन स्ट्रोंगर। तो एक ये भी मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ जिन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया वो सिर्फ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स नहीं हो सकते, देयर आर नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स हु यू टेक पॉजिटिवली, that also become that also plays an important role in in building you. ये आपने काफी अच्छा पॉइंट डिस्कस किया कि नेगेटिव लोग भी इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आई रियली लाइक दिस पॉइंट। अच्छा, अब जो है कोडिंग का क्या स्कोप है? कोडिंग का बहुत स्कोप है। देखिए जितनी भी फील्ड्स अगर आप देख रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और आपके पास रोबोटिक्स, एआई, ये जो चीज है ना ये सामने नजर आ रही है, इनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक प्रोग्रामिंग है। ठीक है। इनको जो चीज बना रही है, व्हाट दे आर, ये चीज, ये जो इनको बना रहा है वो असल में प्रोग्रामिंग है। ठीक है। तो कोई भी चीज प्रोग्रामिंग से खाली नहीं है। जो भी जो फील्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही हैं या जो आगे जा रही हैं, तो प्रोग्रामिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको प्रोग्रामिंग असल में है क्या, प्रोग्रामिंग का जो जो बिहाइंड द सीन जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। तो अगर एक बंदा एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर है, ही कैन फाइंड आउट अ गुड सॉल्यूशन, एन एफिशिएंट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, देन ही कैन प्रोग्राम वेल। ठीक है। और इसमें यही होता है कि प्रोग्रामिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप स्टेटमेंट्स लिखे जा रहे हैं, कुछ ऐसे टास्क होते हैं, बल्कि ज्यादातर ऐसे कि आपको उसमें कोई एक एफिशिएंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ढूंढ के लाना पड़ता है जिससे आप उस चीज को केटर कर सकें, या वो जो एक डिजायर्ड सॉल्यूशन चाहिए वो आप क्रिएट कर सकें। तो इस सबके पीछे जो है वो प्रोग्रामिंग ही है। तो आपको जो है वो शुरू से ही प्रोग्रामिंग के थ्रू, या फिर जो हमारे क्या कहना चाहिए कि जैसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स जैसे कि स्क्रैच प्रोग्रामिंग हो गई, या फिर आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो प्रोग्रामिंग हो गई। ठीक है। इसके अलावा आपकी बहुत छोटे छोटे इस तरह के प्रोग्राम्स, प्रोग्रामिंग क्या कहना चाहिए कि आने लगी हैं आजकल, जो बहुत छोटे लेवल से इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं, जिसमें आप जो है वो, आपको लेट्स से कि अगर एक ब्लॉग भी बनाना है ना तो वो आप प्रोग्राम से बनाएंगे। आपको अगर एक स्क्वायर बनाना है या फिर आपको एक ट्राइंगल बनाना है, तो आप बच्चे जो है वो उसको प्रोग्राम के थ्रू कर रहे होते हैं। वो क्यों करवाया जाता है? सो दैट दे बिल्ड अप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। यानी कि अगर भाई ये बनाना है, मुझे ट्राइंगल बनाना है प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट से, तो मैं कैसे जो है वो ब्लॉक्स ढूंढूंगी और उसको लगाऊंगी। तो ये अगर स्किल आपके अंदर है कि आप जो है वो कर सकते हैं, you can find a solution to a problem, so you can become a good programmer. If you can become a good programmer, you can be good at all these already mentioned fields. ओके, तो अब आखिरी फाइनल क्वेश्चन की तरफ, ये व्हाट फील्ड्स आर द बेस्ट टू चूज, बिसाइड्स योर फील्ड? कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारी फील्ड होती हैं, लेकिन हम्म। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलावा स्पेसिफिकली और कौन सी फील्ड्स हैं जो आपको पता है कि बहुत अच्छी हैं, उनका स्कोप है, चूज करनी चाहिए? बहुत सारी फील्ड्स में अम, जो है वो यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है। बहुत ज्यादा स्कोप है आगे जाकर, जितनी भी चीजें आ रही हैं वो एआई बेस्ड ही हो जाने वाली हैं आपकी। आपने वैसे भी देखा होगा, आपका कीपैड हो जी। गया, आपकी गूगल पे जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं, और इसके अलावा वैसे भी इंटरनेट पे अगर आप देखें तो एवरीथिंग इज नाउ बिकमिंग एआई बेस्ड। ठीक है। यानी कि दैट रिलाइज ऑन द डेटा,
जो भी आप अपने मतलब एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, चीजें आप कर रहे होते हैं, लेकिन जो अगर कोई चीज एआई एनेबल्ड है, जैसे कि आपका कीपैड है अगर, तो बहुत सारी चीजें आप लिखते रहते हैं, ठीक है। अगर एआई एनेबल्ड है तो इट स्टार्ट्स लर्निंग। एआई है क्या? एआई का मतलब ये है कि यू लर्न विद द डेटा। जितना ज्यादा डेटा आपके पास होगा, तो डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा डेटा आपके पास है किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए, उतना ज्यादा आप लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इट इज जस्ट द सेम एज लाइक फॉर अ ह्यूमन व्हाट हैपेंस कि आप जब पैदा हुए हैं, आप बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आपके डिसीजन इतने परफेक्ट या इतने इफेक्टिव क्यों होने लगते हैं, या आप इतने ज्यादा चीजों को डीपली क्यों देख सकते हैं? बिकॉज आप जितना ज्यादा उम्र में बढ़ते हैं उतना ज्यादा डेटा आपके माइंड में कलेक्ट होता रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर एक 2 साल का या 3 साल का बच्चा है, ठीक है, उसके सामने अगर आप एक एप्पल लेकर आ रहे हैं और 3-4 दफा आप एप्पल लेकर आए और आपने कहा कि ये एप्पल है, मैं एप्पल खा रही हूँ, मैं एप्पल ले जा रही हूँ, मैं एप्पल रख रही हूँ, तो ये एप्पल की डिफरेंट एग्जाम्पल उसके पास जमा हो गई, ठीक है। तो अब एक एप्पल का उसने एक अपने जहन में एक बना लिया कि हाँ ये एप्पल है, ठीक है। तो यही लर्निंग होती है। वो जैसे जैसे जिंदगी में आप आगे बढ़ते हैं, किसी भी एक चीज की एग्जाम्पल जब आपके पास ज्यादा हो जाती हैं, तो आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से जानने लगते हैं, आप उसको उसके बारे में ज्यादा अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। उसी तरह से जैसे आपके एआई एनेबल्ड जो है वो एप्लीकेशंस हैं या वेबसाइट्स हैं, तो उस पर जैसे जैसे आप चीजें परफॉर्म कर रहे होते हैं, जितना ज्यादा आप उसको यूज कर रहे होते हैं, वो चीजें या वो एग्जांपल्स जो है वो सिस्टम उनको लर्न करने लगता है कि हाँ ये आपकी प्रेफरेंसेस हैं, या ये आपकी चॉइसेस हैं, ये आपकी यूजुअल प्रैक्टिसेस हैं। तो वो उस चीज से लर्न करता है और आपके एक्सपीरियंस को और सिंपल बनाता है। दिस इज व्हाट एआई इज। एआई एनेबल्ड सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं और हार्डवेयर भी हो सकता है, ठीक है। तो एआई इज द फ्यूचर। एआई और रोबोटिक्स, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, इसलिए क्योंकि जैसे जैसे साइबर वर्ल्ड हमारी ज्यादा पॉपुलेट होती रहेगी और ज्यादा जो है वो फंक्शनल रहेगी, ऑब्वियसली अभी जैसे आजकल जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड है वो इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है जितना बिजनेस, या फिर इन टर्म्स ऑफ सिर्फ यूजेज नहीं, मैं एक इन जनरल बात कर रही हूँ कि बिजनेस है तो वहां हो रहा है, कॉमर्स है तो वहां हो रही है, कुछ भी कोई भी चीज है तो वो सब वहां हो रही है। तो जितनी ज्यादा साइबर वर्ल्ड पॉपुलेट होती है उतनी ज्यादा सिक्योरिटी के इश्यूज बढ़ेंगे और उतना ज्यादा उसका स्कोप होगा। और इसके अलावा आपकी डेटा एनालिसिस या डेटा साइंसेस के डेटा, जैसे जैसे यूजेज बढ़ेगा उस तरह से डेटा ज्यादा बढ़ेगा, और डेटा जब ज्यादा बढ़ेगा, तो डेटा जब ज्यादा होता है ना, तो डेटा इज समथिंग विद विच यू कैन टेक इफेक्टिव डिसीजंस। यानी कि अगर आपके पास किसी चीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो आप उसके बारे में ज्यादा इफेक्टिवली डिसीजंस ले सकते हैं। यानी कि कंपनीज हैं वो डेटा साइंसेस यूज कर रही हैं, वो ये देख रही हैं कि उनकी जो है वो प्रीवियस ईयर्स में उनका डाटा कलेक्ट होते जा रहा है, इस मंथ में ये हुआ, इस मंथ में ये हुआ, इस मंथ में ये हुआ, डाटा बहुत सारा कलेक्ट हो गया। अब डाटा में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाएगी, डेटा को प्रोसेस किया जाएगा टू इम्प्रूव योर ईयरली टर्नओवर, या फिर किसी भी तरह का यूजर एक्सपीरियंस आपको इम्प्रूव करना है, लोग क्या चाहते हैं। तो इस इन सारी चीजों के लिए आगे बेटर डिसीजंस लेने के लिए और चीजों को उस हिसाब से ऑल्टर करने के लिए यू नीड टू हैव डेटा, ठीक है। तो वो जो है वो डेटा साइंसेज एक ऐसी फील्ड है जो कि बहुत ज्यादा मतलब फ्लरिश करने वाली है आगे जाके। तो ये सब चीजें हैं कंप्यूटर में तो। और बाकी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग तो खैर सबकी बेस ही प्रोग्रामिंग है, और इटसेल्फ भी अगर आप उसको कर रहे हैं तो उसका भी बहुत ज्यादा स्कोप है। ये है। थैंक यू सो मच। होप टू सी यू अगेन इन माय पॉडकास्ट। इट वॉज अ प्लेजर फॉर मी टू। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।